अच्छा, हमने ऑन साइट एसईओ और टेक्निकल एसईओ, ठीक है ना, इसको बहुत डिटेल के साथ इन डेप्थ जाकर कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा एक आखिरी टॉपिक होता है जिसके अंदर हमारा कोई इसको ग्रो करने में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन नहीं होता, मतलब इसमें कोई टेक्निकल एफर्ट्स नहीं करनी हमने। लिंक बिल्डिंग में हमने कोई टेक्निकल एफर्ट्स नहीं करनी, हमने जितनी भी टेक्निकल एफर्ट्स करनी है, टेक्निकल काम करने हैं, मतलब हमने कीवर्ड्स रिसर्च करनी है, कहाँ इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, आजकल क्या लेटेस्ट चल रहा है। लिंक बिल्डिंग क्या चीज़ है? लिंक बिल्डिंग का मतलब ये है कि हम बेसिकली उन वेबसाइट्स को ढूंढेंगे जिनकी अथॉरिटी अच्छी है और उन वेबसाइट्स पे जाकर अपनी वेबसाइट्स के लिंक्स लगाएंगे। उनमें से कभी हमें कुछ पेड मिलेगा और कभी हमें कुछ फ्री मिलेगा। इस तरह करने से हम अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी को ग्रो करते हैं। ऑन साइट एसईओ और टेक्निकल एसईओ ये हम कर रहे हैं गूगल पर और गूगल के स्टैंडर्ड्स को लेकर। लेकिन जब हम लिंक बिल्डिंग करते हैं तो ये गूगल का स्टैंडर्ड नहीं है। लिंक बिल्डिंग जो स्टैंडर्ड है वो मोज का है। एक कंपनी हो रहा है जो मोज है, जो कि वेबसाइट्स को रैंक करती है कि वेबसाइट की वर्थ क्या है, सिर्फ वेबसाइट की वर्थ को रैंक करती है। यानी इसका आपको ऑप्टिमाइज कराने में कोई खास रोल नहीं है, लेकिन ये बताती है कि भाई आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी कितनी है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं गुडविल। अगर आपने अपनी वेबसाइट की गुडविल बढ़ानी है तो हम मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ भाई प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट लिखते हैं तो हमारी एक सब डोमेन की वेबसाइट रैंक होकर ऊपर आ जाती है। इसी है ना, वो क्यों आती है? इसलिए आती है कि हमने एसईओ के स्टैंडर्ड्स उस पर अप्लाई किए हैं। गूगल के वो तमाम स्टैंडर्ड्स उस पर अप्लाई किए हैं जो गूगल ने हमें बताए हैं, और इवन वो सब डोमेन में है। सब डोमेन एक लेस फैक्टर है वेबसाइट को ऊपर लाने का। यानी अगर दो वेबसाइट्स हों जिन्होंने एक ही जैसे स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट किए हों, एक ही तरह के स्टैंडर्ड्स लगाए हों, और उनमें से एक वेबसाइट डोमेन पर हो और एक वेबसाइट सब डोमेन पर हो, तो जो सब डोमेन की वेबसाइट है वो नीचे आएगी और डोमेन की वेबसाइट, यानी डोमेन एक अथॉरिटी है। फिर एक अथॉरिटी ये भी है कि आपकी वेबसाइट .com पर है कि दूसरी एक्सटेंशंस पर है। अगर आप सब बिल्कुल फैक्टर्स में इक्वल है, अब क्या कंपैरिजन हो रहा है कि भाई आप .com पर हैं कि किस पर हैं। मिसाल के तौर पर आप .com पर हैं और आपका कंपटीटर ORG पर है या PK पर है, किसी और एक्सटेंशन पर है। एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है? जो आपको डोमेन के साथ मिल रही होती है, उसको मैं एक्सटेंशन बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हमें ये भी पता लगा कि सबसे ज़्यादा अथॉरिटी वाली जो एक्सटेंशन है वो .com है, यानी इसका भी एसईओ में रोल है। अब ये एक एक पॉइंट्स हैं। जैसे हम सोचते हैं ना कि भाई मैं एसईओ कर रहा हूँ तो और लोग भी तो एसईओ कर रहे हैं, फिर मैं कैसे ऊपर आऊँगा और वो कैसे नीचे जाएगा? सो ऐसे नीचे जाएगा कि उसके फैक्टर्स मेरे से कम होंगे। अब आप लोग देख रहे हैं बहुत सारी काम ऐसे हैं जो टेक्निकल हैं और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो टेक्निकल रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने .com खरीदी है या नहीं खरीदी है, मतलब ये तो कोई टेक्निकल बात ही नहीं है, ये एक फैक्टर है। लेकिन ये एक ही फैक्टर नहीं है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि जो .com है ऊपर आ जाएगा और जो .com नहीं है वो नहीं, ये सिर्फ एक फैक्टर है। तो जब एक एक फैक्टर की बात आई होगी तो वहाँ पर .com को वो कंसिडर करेगा। एक और फैक्टर है एज ऑफ डोमेन। अब गूगल क्या चेक करता है? कहता है ये सब लोग बराबर बराबर चल रहे हैं, सो इनमें से सबसे ज़्यादा रिलायबल कौन सी है? तो उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा रिलायबल वो होगी जिसकी एज ज़्यादा होगी। मतलब एक तो पुरानी एज है ना, मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है वो 80 से उसने वेबसाइट बनाई है, 90 से उसने वेबसाइट बनाई है, 2000 से उसने वेबसाइट बनाई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2023 में तो पता लग रहा है कि भाई बहुत बड़ी वेबसाइट है, मतलब पुरानी बनी हुई वेबसाइट है। तो इसको एक तो अथॉरिटी यहाँ से मिलती है, एक यहाँ से मिलती है कि अब वो नेक्स्ट कितनी देर आगे चल रही है। मिसाल के तौर पर जी मैंने तो 1 साल के लिए रिन्यूअल करवाया था, तो 6 महीने तो गुजर गए, तो बाकी बच गए 6 महीने। तो इसका मतलब क्या हुआ? अथॉरिटी क्या वेबसाइट की बहुत ही कम हो गई। अथॉरिटी मैंने लूज़ कर दी ना कि भाई अब ये ऐसे ही है ना जैसे एक्सक्लूजन वाले लिख के लगाते हैं बाहर बोर्ड के ऊपर कि 2024 में क्लोज हो रहा है कॉलेज। ये बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अपना अपनी शॉप पे लिख के लगाते हैं कि 2024 में हम दोबारा रिन्यू करवाएंगे या क्लोज कर रहे हैं। लेकिन एक बंदे ने जो लिख के लगाया हो कि जनाब हम 2050 तक हैं, तो अथॉरिटी किसकी बढ़ेगी? हालांकि उसने भी 24 में जाकर फिर पे कर देना है, 25 में जाकर फिर पे कर देना है, 26 में जाकर फिर पे कर देना है, यानी पे करते जा रहे हो लेकिन साल साल का पे करने लगे हुए हो। तो अब गूगल उसको ज़्यादा बेहतर समझेगा जो ज़्यादा देर के लिए रिन्यू होकर मार्केट में आएगा।
ये है उसकी एज, ये भी एक फैक्टर है आपकी वेबसाइट के ऊपर आने का। अब ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो टेक्निकल नहीं है, मतलब ये मैं इनमें से कोई काम ऐसा नहीं कर रहा जो कि ऑन साइट एसईओ की कैटेगरी में जाकर कर रहा हूँ, जिससे लग रहा हो कि भाई मैं वेबसाइट के ऊपर कुछ कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें टेक्निकल पॉइंट्स हैं, ये टेक्निकल एसईओ की कैटेगरीज में आ सकते हैं, ये वाले सारे पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब लिंक बिल्डिंग क्या है? लिंक बिल्डिंग आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बताती है कि भाई आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी कितनी अच्छी है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि मेरा कंपटीटर ने एसईओ बहुत अच्छी की हुई है, ऑन साइट एसईओ बहुत स्ट्रॉन्ग की हुई है, ऑफ साइड टेक्निकल एसईओ भी बहुत स्ट्रॉन्ग की हुई है, लेकिन लिंक बिल्डिंग नहीं की हुई है। मैंने लिंक बिल्डिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि भाई स्कोर जो है ना, अथॉरिटी स्कोर, मेरा अथॉरिटी स्कोर है 50, लेकिन मेरा जो कंपटीटर है ना, लेकिन मैंने एसईओ नहीं की हुई, मतलब मैंने ना ऑन साइट एसईओ की ना टेक्निकल एसईओ की, तो मेरा अथॉरिटी स्कोर 50 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने लिंक बिल्डिंग की हुई है। लिंक बिल्डिंग क्या है भाई? अच्छी अच्छी वेबसाइट पे जाके लिंक लगा दिया मैंने। लेकिन एक और बंदा है जो मेरा कंपटीटर है, उसने लिंक बिल्डिंग नहीं की हुई है, उसका जो स्कोर आ रहा है वेबसाइट अथॉरिटी का, बिल्कुल ये एग्जाम्पल प्रोफेशनल किचन की है, हाँ, उसका जो अथॉरिटी का स्कोर है वो 7 है या 12 है या शायद इससे भी कम है, लेकिन क्योंकि उसने ऑन साइट एसईओ की हुई है और उसने टेक्निकल एसईओ की हुई है, तो वो उस 40 अथॉरिटी वाली वेबसाइट से बहुत ऊपर नजर आएगी। तो इससे हमें क्या पता लगा कि अगर हम वेबसाइट को गूगल पर रैंक कराना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके कुछ क्लाइंट्स हैं वो सिर्फ कहते हैं कि हमें अथॉरिटी इंप्रूव करानी है अपनी वेबसाइट की, उन्हें रैंकिंग से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा तो कोई नहीं होगा। ऐसा तो कोई भी नहीं होगा कि कभी गूगल पे कोई बंदा कुछ लिखे तो मेरी वेबसाइट ना आए। देखें, आपकी अथॉरिटी किसी को गूगल पे विजिटर को तो नज़र नहीं आ रही ना, मतलब विजिटर को आपकी अथॉरिटी से क्या लेना देना है? विजिटर को तो कुछ परचेज करना है, तो क्या आपकी वेबसाइट वो सेल कर रही है कि नहीं कर रही है? अगर आपकी वेबसाइट वो सेल कर रही है तो आपकी वेबसाइट को ऊपर आना है। हम इतनी सी बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो तीसरा फैक्टर है वो लिंक बिल्डिंग का है, और ये लिंक बिल्डिंग है जो हम कहते हैं ना एसईओ, कितनी देर में असरअंदाज होती है वेबसाइट के ऊपर। सो हम कहते हैं भाई एसईओ जो है ना वो मिनिमम 6 मंथ में, 4 to 6 मंथ, डिपेंड्स ऑन कंपटीशन, मतलब 4 to 6 मंथ डिपेंड्स ऑन कंपटीशन। कंपटीशन का क्या मतलब है कि भाई कितने कंपटीटर्स हैं। ऐसे ही है ना, जैसे मैं कहूँ भाई यहाँ पर मैंने कोई जूस कॉर्नर खोलना है, तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा ना कि भाई यहाँ पर कितने जूस कॉर्नर है। अगर तो यहाँ पर जूस कॉर्नर नहीं होगा तो मैं कहूँगा हाँ भाई मेरा बिजनेस जल्दी ग्रो कर जाएगा। अगर मुझे पता लगे भाई यहाँ पर तो ऑलरेडी 6 जूस कॉर्नर है, तो कंपटीशन मिल रहा है ना मुझे, अब तो मुझे टाइम लगेगा। अब हो सकता है 6 महीने ना लगे, 8 महीने लग गए, 8 महीने ना लगे, साल लग जाए, साल से भी ज़्यादा शायद 1.5 साल भी लग सकता है, क्योंकि कंपटीटर्स यहाँ पर बहुत सारे हैं। तो एसईओ को रैंक करने में एक जो स्टैंडर्ड फैक्टर है वो तो यही है कि भाई 4 से 6 माह अगर हम उसके स्टैंडर्ड्स अप्लाई कर लेते हैं तो हम ग्रो करेंगे। लेकिन अगर कंपटीटर ने भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग एसईओ की हुई है और बहुत सारे कंपटीटर्स ने की हुई है, तो इसका मतलब है कि उनका मुकाबला करने के लिए अब टाइम हमें ज़्यादा लगना है, ठीक है। लेकिन जो लिंक बिल्डिंग है, लिंक बिल्डिंग क्या चीज़ है कि ये तो एसईओ का गूगल से तो इसका कुछ लेना देना ही नहीं है। ये आपको मैंने बता दिया कि किसका स्टैंडर्ड है, मॉज का स्टैंडर्ड है। सो इससे होता क्या है, सिर्फ आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ती है। वेबसाइट की अथॉरिटी कैसे बढ़ती है? या तो लिंक बिल्डिंग से बढ़ती है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रैफिक से बढ़ती है। मतलब दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या लिंक बिल्डिंग या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रैफिक। मतलब यहाँ तो आपकी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है ना, तो भी आपकी अथॉरिटी खुद ही इंप्रूव हो जाएगी। जैसे मैं कहूँ फेसबुक पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अथॉरिटी है, OLX पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अथॉरिटी है, दराज पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अथॉरिटी है, ट्रैफिक इतनी सारी है उसके ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी लिंक बिल्डिंग अच्छी रिजल्ट करेगी। लिंक बिल्डिंग का जो स्कोर मेजर होता है वो बिटवीन 0 to 100 होता है, यानी कि मैक्सिमम स्कोर 100 है। अच्छा स्कोर जो होता है दैट इज़ 40, जिसे कहते हैं ना हम अच्छा स्कोर कंसीडर करते हैं कि भाई एक वेबसाइट की लिंक बिल्डिंग की तो वो कहेगा यार मिनिमम 40 करा दो हमें, तो 40 का मतलब होता है अच्छा स्कोर। इवन हम लिंक बिल्डिंग जब करा रहे होंगे तो हम उनको कंसीडर करेंगे जिनकी अथॉरिटी 40 होगी, यानी कि 40 वालों पे जाकर हम अपने लिंक्स भी लगाएंगे ताकि हम भी 40 तक पहुंचे। लेकिन ये उस सूरत में हमारे क्लाइंट, हमें लोकल क्लाइंट कोई नहीं कहता मुझे लिंक बिल्ड मेरी अथॉरिटी इंप्रूव करके दो। हर क्लाइंट आपको क्या कहेगा कि यहाँ तो मैं पहले पेज पे हूँ, या मुझे कन्वर्जन ज़्यादा है, या मुझे लीड्स ज़्यादा है, ठीक है ना। सो लीड्स और कन्वर्जन के लिए तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ हम अथॉरिटी बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये बिल्कुल दो मुख्तलिफ ग्राउंड्स हैं जिन पे लोग काम करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको अंदाजा होगा कि व्हाट इज़ लिंक बिल्डिंग, लिंक बिल्डिंग चीज़ क्या है, ठीक है। अब आपको मैंने ये भी बता दिया कि इसकी अथॉरिटी कितनी होती है, 0 to 100, ठीक है। अब इसके लिए टूल्स हमारे पास बहुत सारे हैं, कोई मसला नहीं है भाई, गूगल पर जाओ,
गूगल पर आकर सिर्फ ये लिख दो वेबसाइट अथॉरिटी चेकर, हाँ, तो बहुत सारे टूल्स आपके पास आ जाएंगे जो कि वेबसाइट की अथॉरिटी फ्री में आपको चेक करके बता देंगे कि भाई इस वेबसाइट की अथॉरिटी कितनी है। ऑनलाइन लिखा आ गया, वेबसाइट अथेंटिसिटी नहीं, अथॉरिटी। ये एएचएफ का टूल आ रहा है हमारे पास, चलो जी मैं इसमें आ गया। और भी नीचे भी लिंक आ रहे थे, किसी से भी आप अथॉरिटी चेक कर लो फ्री में। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेबसाइट का नाम लिखेंगे, चलो लिख लेते हैं। क्या कहता है, कहता है भाई वेबसाइट का नाम लिखने का क्या तरीका नीचे दे रहा है, कहता है सिंपल डोमेन लिख दो। मैं कहता हूँ मैंने लिख दिया जी facebook.com चेक अथॉरिटी। ये तरीका है वेबसाइट की अथॉरिटी को चेक करने का। क्या अथॉरिटी है जी इसकी, 100 मेरा 100 आउट ऑफ 100। अब आप जब बड़ी बड़ी वेबसाइट को घर जाके कंपैरिजन कीजिएगा कि भाई ट्विटर की कितनी है, लिंक्डइन की कितनी है, सब की चेक कीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कितनी अथॉरिटी। आगे क्या लिखा हुआ है, बैकलिंक्स, इस पे कितने बैकलिंक्स लगे हुए हैं, 6 मिलियन बैकलिंक्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने लिंक्स उतनी अथॉरिटी। लेकिन इससे आपकी वेबसाइट, ये वेबसाइट अथॉरिटी मैं चेक कर रहा हूँ, मतलब ये मेरे बिजनेस पर असरअंदाज कैसे होगी। फेसबुक पे तो वैसे ही बहुत यूज़र है, इसको किसी तरह की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक ट्रैफिक इस पर आ रही है, इसने ऑटोमेटिक रैंक करना है, रैंक करेगा तो ट्रैफिक भी मिल रही है, एसईओ भी हो रही है, सब कुछ खुद ही हो रहा है। अच्छा अब जरा किसी आम सी वेबसाइट को ले लेते हैं, बल्कि उसी को देखते हैं, प्रोफेशनल किचन को। क्यों रखा है हमने लेंथी डोमेन ने, ये एक साइंस है, ये आपसे क्लास पहले भी डिस्कस किया हुआ, लेकिन आपने क्यों शुरू से नहीं पढ़ा, आज हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। बताइए इतनी ये साइंस क्यों बनाया हुआ है हमने, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट क्यों रखा हुआ है। प्रोफेशनल किचन नाम ही गलत लिखा है वैसे तो, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी और लंबा है, हाँ पूरा नाम नहीं था लिखा, यही नाम है ना, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। ये मेरा कीवर्ड है, और एक फैक्टर क्या है, कीवर्ड इन यूआरएल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कंपटीटर का मुकाबला करने के लिए क्या किया है, सब डोमेन बनाई है। मतलब मेरे भाई 2-3 कीवर्ड्स थे वो मैंने अपनी वेबसाइट पे लगाए, मुझे है कि भाई 2-3 तो मैं रैंक करा लूँगा फ़ौरन। तो अगर मेरे 10-15 कीवर्ड्स होंगे वो तो रैंक नहीं होने वाले ना। फिर हम क्या करें, फिर हम ये करते हैं कि भाई अपने कीवर्ड से डोमेन बना लेते हैं, सब डोमेन्स। अब क्या होगा, सब डोमेन यूआरएल में आ गया। फिर क्या हुआ, और दूसरा फ़ायदा क्या हुआ, होम पेज में मुझे नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई कि होम पेज का नया टाइटल, होम पेज का नया मेटा, सारा होम पेज नया बन जाएगा उसका। तो इसका मतलब है रैंकिंग ऑप्शन बढ़ गई हमारे पास फिर दोबारा से। सो हमने क्या किया, 5 वेबसाइट बना ली। इसका मतलब क्या हुआ, 3 कीवर्ड्स हमने मेन पे रखे और 4 कीवर्ड्स उस पर ले गए, 7 कीवर्ड्स हो गए ऑटोमेटिक। अब जो आपका प्राइमरी कीवर्ड होता है वो तो फटाफट रैंक होता है। इवन अगर आपने अच्छे तरीके से वेबसाइट को डिज़ाइन किया होगा सब डोमेन के ऊपर, तो आपकी अपनी सब डोमेन होनी चाहिए, लेकिन हाँ मतलब अपनी प्रोडक्ट की सब डोमेन होनी चाहिए। तो आप तकरीबन समझो 1.5 माह में रैंक कर जाओगे उस कीवर्ड के ऊपर। अब हमने क्या किया भाई, 5 कीवर्ड ले लिए, 5 कीवर्ड्स को लहदा सब डोमेन में रख दिया। अब इसका मतलब क्या होगा, 1.5 से 2 महीने में वो 5 कीवर्ड रैंक करेंगे, बेशक लहदा करेंगे। अब कोई भी बंदा लिखेगा किचन इक्विपमेंट, मेरी सब डोमेन किचन इक्विपमेंट वाली आ जाएगी। कोई बंदा लिखेगा बेकरी इक्विपमेंट, तो मेरी सब डोमेन कौन सी आएगी, बेकरी इक्विपमेंट की। लेकिन मेरी जो मेन वेबसाइट है वो बेकरी इक्विपमेंट में बड़ी नीचे करके आती है कहीं, ठीक है ना। हम कह रहे हैं जो मेन वेबसाइट है वो तो काफ़ी नीचे आ रही है, लेकिन बेकरी इक्विपमेंट वाली सब डोमेन तो फ़ौरन ऊपर आएगी। फिर हमने क्या किया, हमने पेज से इसको ऊपर ले आए। अब हमारा कंपटीटर तो नीचे चला गया ना। अब हमने जो बाकी के पेजेस बनाए हुए थे ना, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, उनको मैंने नहीं बनाया, उनको मैंने डिज़ाइन ही नहीं किया हुआ, उनको मैं रीडायरेक्ट कर रहा हूँ कहाँ पर, असल वेबसाइट पर। यानी कि हाँ अबाउट अस पर जाएगा तो वापस उसी पर जाएगा, और जो मेरी सब डोमेन है उधर भी मैंने लिंक्स बनाए होंगे जो उसको मेन डोमेन पर लेकर जाएंगे। बेसिकली किया क्या हमने उसको रैंक करने के लिए सब डोमेन को इस्तेमाल किया। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि भाई मैंने इस तरह अगर 10 या 15 कीवर्ड्स को मैनेज किया
तो इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम मैंने कोई 8-10 कंपटीटर्स के साथ अलग अलग मुकाबला करना शुरू हो गया हूँ, और उनके मुकाबले में मेरी वेबसाइट पहले नंबर पर नजर आना शुरू हो गई। ठीक है, ये स्टोरी मैंने सब डोमेन की पहले भी सुनाई है। अगर आपके पास एक डोमेन है, आपके पास एक डोमेन है तो उसमें सब डोमेन्स हैं। ठीक है, नहीं बाय करनी पड़ती, बिल्कुल नहीं करनी पड़ती। हाँ, यही तो फ्री, जी बिल्कुल, ये फ्री वाला टोकन ही तो है, आपको इसीलिए तो बताया मैंने, ये फ्री टोकन है। इसके एडवांटेज बहुत सारे हैं। मिसाल के तौर पर मैं अपने क्लाइंट को कहता हूँ कि भाई ये कीवर्ड्स हैं, तो यूआरएल में कीवर्ड होगा तो आप बहुत जल्दी रैंक करोगे, तो भाई आप इस तरह करो कि ये वाली ये वाली सारी डोमेन्स खरीद लो। तो जब हम डोमेन खरीदने गए तो पता लगा कि भाई इनमें से तो सिर्फ एक ही अवेलेबल है, बाकी तो सेल हो गई हैं, लोग ले चुके हुए हैं। अब क्या होगा बेटा, यार तो म्यूट कर लो। अब क्या होगा, अब तो सारी सेल हो चुकी हुई हैं, लेकिन जब मैं अपनी डोमेन के अंदर जाकर सब डोमेन बनाऊंगा तो भाई डोमेन के अंदर तो सब डोमेन को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। डोमेन के अंदर तो मैं अपनी डोमेन में बना रहा हूँ ना, वो मेन पे रूट पे तो नहीं बना रहा डोमेन, तो उसमें तो नहीं आएगा मुझे कि बन गई हुई है। जैसे ही है ना, जैसे आप विंडो में फोल्डर बनाओ, फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना लो, उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना लो। तो हम करेंगे क्या, मेरी वेबसाइट है दस्तगीर इंजीनियरिंग फॉर एग्जांपल, तो मैंने अब क्या किया, उसके अंदर 10 सब डोमेन्स बनाई, और सारी 10 की 10 जो है वो मेरे कीवर्ड्स को कर रही है। कंपनीज क्या करती हैं, जो एसईओ को फोकस नहीं कर रही हैं, अपनी वैसे वेबसाइट के डिज़ाइन को फोकस करती हैं। जैसे आप कहते हो भाई जियो.tv, तो उन्होंने जो उर्दू की वेबसाइट है उसके लिए क्या कर दिया, urdu.geo.tv, अब सब डोमेन है ना ये। गूगल, जब उन्होंने कहा एड्स पर जाना है तो क्या कहते हैं, ads.google.com, फिर उन्होंने कहा भाई बिजनेस पर जाना है तो क्या करो, business.google.com, तो आगे से सब डोमेन्स बना दी उन्होंने, सारी की सारी सब डोमेन्स बनी हुई है। हालांकि बड़ी अमीर कंपनियां भाई, ठीक है ना बनाते, मेन रूट पर ही रख लेते हैं, लेकिन सब डोमेन पे रखा हुआ उन्होंने सारे का सारा डाटा। इसी तरह कोई कॉलेज हो, जैसे हम कहें पीक सॉल्यूशंस, तो इन्होंने जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, होम पेज पे तो नहीं लगाएंगे ना जॉब अपॉर्चुनिटीज़, होम पेज पे तो अपना बिजनेस रखेंगे, तो इन्होंने एक और पेज बनाया careers.peaksolutions.edu.pk। कोई बंदा कैरियर्स पर जाएगा जब, तो वहाँ पर आएंगे लोग, तो इस मकसद के लिए यूज़ कर रहे हैं ना। तो हम लोग टेक्निकल लोग क्या कर रहे हैं, हम उधर से अपने कीवर्ड्स को इस्तेमाल करना शुरू हो गए। ठीक है, ये एक टेक्निकल और फेयर टेक्निक है, मतलब ये अनफेयर टेक्निक नहीं है, बिल्कुल फेयर टेक्निक है। ठीक है, चलो आ रहा है, इसका स्कोर भी पता लग गया आपको। हालांकि इसका स्कोर 2.4 है सिर्फ, क्योंकि हमने इसके ऊपर कोई लिंक बिल्डिंग ही नहीं की हुई। इसका स्कोर इसलिए भी पुअर है कि ये सब डोमेन में है, इसलिए भी पुअर है कि इसकी लिंक बिल्डिंग नहीं की, लेकिन ये कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड है। इसके मुकाबले में बड़ी बड़ी जो डोमेन्स हैं, जिनकी ज़्यादा एजेस हैं, वो भी नीचे जा रही हैं, सिर्फ ये ऊपर आ रही है। क्यों आ रही है, इसलिए आ रही है। एक पहली बात क्या है, पहली बात तो ये है कि dckitchen.org भी किचन है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट बेस्ड ऐड है ना, इंटरेस्ट बेस्ड सब डोमेन बनाई हुई है। ऐसे नहीं है कि वो कुछ और कर रही है और ये कुछ और कर रहे हैं। और उसके बाद यूआरएल में कीवर्ड आ गया, और यूआरएल में कीवर्ड आ गया तो सबसे बड़ा रैंक। मिसाल के तौर पर आप बिल्कुल एसईओ नहीं करते और आपकी कंपनी का नाम है XYZ, ठीक है, आपने एसईओ नहीं की हुई, 6 महीनों के बाद आप XYZ लिखोगे, क्या ऊपर वेबसाइट आएगी आपकी? आएगी, इसलिए यूआरएल में है, यूआरएल में जो XYZ लिखा हुआ है। सो यूआरएल में जो नाम होता है वो ऑटोमेटिक रैंक हो जाता है। सबसे बड़ा रैंकिंग जो फैक्टर है कि आपका नाम यूआरएल में आ जाए। अब नो डाउट अगर मैं किसी क्लाइंट को कहूँगा कि भाई आप अपनी कंपनी का नाम यूआरएल में ना लगाओ, बल्कि अपने कीवर्ड का लगा लो, तो होगा नहीं भाई मैं तो अपनी कंपनी को प्रमोट करना चाह रहा हूँ। सो फिर हम क्या करेंगे, सब डोमेन्स पे जाकर ये प्ले करेंगे। ठीक है, ये प्ले हम सब डोमेन्स पे भी कर सकते हैं, और ये प्ले हम टैब्स में भी कर सकते हैं, वेबसाइट के टैब्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन टैब्स के अलावा जो मेन पेज है ना, उसके ऊपर ये ज़्यादा अच्छा प्ले करेगी। अब हमें ये भी पता लग गया, ये भी मैंने बता दिया कि अच्छा स्कोर क्या होता है। ठीक है, अब ज़रा थोड़े से फैक्टर्स को देख लेते हैं, इसके फैक्टर्स हैं कौन कौन से। नंबर 1, पहला फैक्टर क्या है जी, प्रोफाइल सबमिशन। अच्छा, ये इसका क्या मतलब है, अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लिंक बिल्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि हम अपनी वेबसाइट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लिंक्स लें। तो मैंने क्या कहा था कि भाई दूसरों की वेबसाइट पे जाएंगे जिनकी अथॉरिटी अच्छी होगी, और वहाँ पर जाकर अपनी वेबसाइट को इनलिस्ट कर देंगे। ठीक है, सो उसमें से हमारे पास एक फैक्टर कौन सा है, प्रोफाइल सबमिशंस। इसका क्या मतलब हुआ कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होंगी जो आपको अलाउ कर रही होंगी कि भाई आप हमारी वेबसाइट पर आएँ और प्रोफाइल बनाएं। अब जब आप उनकी वेबसाइट पे जाकर प्रोफाइल बनाएंगे तो क्या होगा, एक अच्छी अथॉरिटी की वेबसाइट पे हमारी प्रोफाइल बन गई, तो अब हमें उससे क्या मिलेगा, लिंक जूस मिलेगा।
ठीक है। व्हाट इज लिंक जूस? लिंक जूस क्या होता है? लिंक जूस ये होता है, जैसे मैं कहता हूँ पैकेजेस माल में कोई ऑफर्स आ रही हैं, हाँ 50% ऑफ की ऑफर्स लगी हुई हैं पैकेजेस माल में। इसका मतलब क्या हुआ? पैकेजेस माल में तो रश लगा होगा, हर ब्रांड में रश लगा होगा, बस सारी ब्रांड्स 50% ऑफ देने लगी हुई हैं। हमने क्या कहा? हमने कहा भाई इतना इतना ट्रैफिक है आजकल वहाँ पर, इतने लोग हैं, इतनी ऑडियंस है, तो हमने स्टैंडीज बनवाए और हर ब्रांड के अंदर उस स्टैंडी को फिट कर दिया, पीक सोल्यूशन की स्टैंडीज को फिट कर दिया। अब आपका क्या ख्याल है, क्या फ़ायदा होगा इसका? इसका ये फ़ायदा होगा कि जो लोग भी उस ब्रांड के अंदर जाएंगे कुछ शॉप करने के लिए, तो उनको जाते ही सबसे पहले तो पीक सोल्यूशन की एक स्टैंडी नज़र आएगी। अब उनके जहन में एक माइंडसेट में एक अथॉरिटी है उस शॉप की, और जब वो वहाँ पर वो पीक सोल्यूशन की स्टैंडी को देखेंगे तो क्या होगा? पीक सोल्यूशन की अथॉरिटी भी उसी तरह ही वो बिल्ड करेंगे। जैसी अथॉरिटी मिसाल के तौर पर पिज़्ज़ा हट के अंदर लगे हुए हैं, जगह जगह लगी हुई हैं, कभी इधर तो चेयर के साथ साथ हर जगह लगी हुई हैं, बैनर्स लगे हुए हैं, LCD के ऊपर पीक सोल्यूशन का ऐड चल रहा है। अब क्या फ़ायदा होगा हमें? क्या फ़ायदा होगा पीक सोल्यूशन को? पीक सोल्यूशन को ये फ़ायदा होगा कि हम पिज़्ज़ा हट की गुडविल को कैश करेंगे। ऐसे ही है ना? अब ये तो वर्चुअल बात कर रहा हूँ ना, फिजिकल तो नहीं है कोई। लेकिन जब आप किसी अच्छी अथॉरिटी की वेबसाइट पर, मसलन मेरी अथॉरिटी 12 है और मैं जा रहा हूँ फेसबुक पर, उसकी अथॉरिटी है 100, जिसका क्या मतलब हुआ कि उसकी अच्छी अथॉरिटी की वजह से कुछ मुझे भी मिलेगा। इट इज़ कॉल्ड लिंक बिल्डिंग, और इसको हम बोलते हैं लिंक जूस, यानी उसकी अच्छी सी अथॉरिटी थोड़ी सी मुझे भी मिल जाएगी, यानी इसको हम बोलते हैं कि लिंक जूस कर रहा है, यानी वो लिंक जो है वो थोड़ा सा जूस ले रहा है उधर से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उधर से कुछ माइनस हो रहा है उधर से कुछ माइनस नहीं हो रहा। मतलब उसकी अथॉरिटी 100 है, तो अगर उसने आकर कोई 1000 लोगों को भी अथॉरिटी दे दी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी अथॉरिटी 100 में से वो 98 पर चली जाएगी। उसकी अपनी अथॉरिटी उतनी ही रहेगी, लेकिन उधर जाने की वजह से आपकी अथॉरिटी बेहतर हो जाएगी। इसे हम बोलते हैं लिंक जूस। ठीक है, लिंक जूस का क्या मतलब हुआ कि बेसिकली क्या हो रही है? अथॉरिटी शेयर हो रही है किसी अच्छी चीज़ की। इसीलिए हम लिंक बिल्डिंग करवाना चाहते हैं कि भाई अच्छी अच्छी वेबसाइट पर जाएंगे और उनसे अथॉरिटी लेकर आएंगे। यानी हमें यहाँ से ये भी पता लग गया कि हमने हर वेबसाइट पे नहीं जाना, सिर्फ उन पर जाना है जिनकी अथॉरिटी अच्छी है। ठीक है, सो वो कहता है भाई एक स्ट्रैटेजी क्या है? प्रोफाइल सबमिशन। स्ट्रैटेजी नंबर 2, जब भी मैं आपको ऑनलाइन बताता हूँ आप कैसे इसको एक्सेस करेंगे, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। ठीक है, खुद से घर जाकर देखना है इनको। अच्छा, दूसरा क्या है? लोकल लिस्टिंग साइट्स। दूसरी चीज़ क्या है? लोकल लिस्टिंग साइट्स। अब लोकल लिस्टिंग का क्या मतलब है? बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी, जैसे गूगल है, लोकल लिस्टिंग है। लोकल लिस्टिंग है ना, यही कहा था ना मैंने, लोकल SEO बोलते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल को। तो ये लोकल लिस्टिंग है, तो गूगल में जाकर आपने अपना बिजनेस ऐड कर दिया हुआ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? लोकल लिस्टिंग साइट्स में जाकर अपने बिजनेस को ऐड करेंगे। उससे क्या होगा? उसकी भी अथॉरिटी अच्छी होगी, उससे हमें भी पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा। और जो लोकल लिस्टिंग साइट होती है इनको हम बोलते हैं लाइक दिस, नेट टाइप लिस्टिंग। नेट टाइप लिस्टिंग का क्या मतलब होता है? ऐसी लिस्टिंग जिसमें हम जाकर नेम, एड्रेस और टेलीफोन लिखते हैं, तो ऐसी लिस्टिंग को हम बोलते हैं नेट टाइप लिस्टिंग। ठीक है, तो गूगल को अगर हम देखें तो गूगल में भी तो यही किया था। गूगल में गए थे, गूगल में जब अपना बिजनेस ऐड किया तो उसने पूछा था ना आपसे कि भाई आपके बिजनेस का नाम क्या है? हमने नाम बताया। उसने कहा आपका मोबाइल नंबर क्या है? हमने उसे अपना मोबाइल नंबर बताया। उसने पूछा आपका एड्रेस क्या है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है ये भी क्या है? नेट टाइप लिस्टिंग है। इस तरह की लिस्टिंग्स को हमने ढूंढना है और वहाँ पर जाकर अपने बिजनेस को ऐड करना है। ठीक है, इससे हमारी क्या होगी? अथॉरिटी बढ़ेगी। तीसरे नंबर पर क्या चीज़ आती है हमारे पास? गेस्ट पोस्टिंग। ये गेस्ट पोस्टिंग का क्या मतलब होता है? ये मोस्टली पेड होती है। ऊपर वाली पेड भी हो सकती हैं और फ्री भी हो सकती हैं, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये पेड है। अच्छा, ये आप कैसे करोगे? ये तो आप अगर कोई बंदा आप में से कोई जॉब करेगा किसी जगह पर, या ये लिस्टिंग लिंक्स बाय करेगा ऐड करने के लिए। ठीक है, अदरवाइज तो आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस को ज्वाइन करोगे तो उनके पास ये ऑलरेडी बहुत सारे लिंक्स होंगे, और आपको ये भी अंदाज़ा हो गया इट्स अ जॉब लाइक अ डाटा एंट्री ऑपरेटर। क्या ख्याल है? अगर मैं SEO को और लिंक बिल्डिंग को कंपेयर करूं तो वो जो काम था वो सारे का सारा टेक्निकल था, है ना? आप लोगों के होते उड़े होते करते हुए सबके कुछ लाइक स्टूडेंट थे जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल में बड़ा आगे आगे आते थे, है ना? पता लगा ना किन्हें कह रहा हूँ मैं? SEO को देख के भाग गए थे। वापस आ जाओ, आज ख़त्म हो रही है। हाँ, टेक्निकल काम है ना, समझने वाला। यानी कि ऐसा काम है बिल्कुल ऐसे कहते जैसे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। हाँ, सो गाड़ी ड्राइव करते हुए फोकस लूज किया तो काम खराब।
एसईओ करते हुए फोकस लूज किया तो काम खराब, एसईओ नहीं कर पाएंगे। आपको पता है मैं कितनी बारीक बारीक बातें बताता हूँ, तो ये बारीक बातें आप कब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी आपको मैंने एक टेक्निक बताई है भाई, वेबसाइट को रैंक करने की जो टेक्निक बताई भाई, जाओ सब डोमेन में जाकर अपने कीवर्ड्स को ले जाओ। तो इतनी बारीक सी बात है, ये काम वही है। अगर आपने होम पेज को ऑप्टिमाइज किया है तो सब पेज को ऑप्टिमाइज करना कौन सा मुश्किल काम है, वही होगा ना। लेकिन एफर्ट बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, फिर वही साइंस फिर दोबारा से शुरू हो जाएगी ना, सारी की सारी वही साइकिल शुरू हो जाएगा। फिर कीवर्ड रिसर्च से शुरू करोगे बात, जितने पेजेस होंगे उतने ही कीवर्ड रिसर्च से टॉपिक आप शुरू कर लोगे अपना, ठीक है। अच्छा ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, गेस्ट पोस्टिंग। अच्छा गेस्ट पोस्टिंग मैंने एक्सप्लेन नहीं की क्या होती है। गेस्ट पोस्टिंग क्या है, नाम से ही अंदाजा हो रहा है ना कुछ कि पोस्टिंग्स हैं, यानी हम कुछ पोस्ट कर रहे हैं वेबसाइट्स पे जाकर। कुछ वेबसाइट्स ऐसी बनी होती हैं जो पोस्टिंग टाइप की वेबसाइट्स हैं, तो उस पे जाकर हम लोग अपनी वेबसाइट से रिलेटेड पोस्ट लगा, बिल्कुल ऐसी जैसे हम अपनी वेबसाइट पे कुछ पोस्ट कर रहे हैं। भाई मैं वेबसाइट पे कुछ पेज बना रहे हैं ना, जिसको कहते हैं हम वेबसाइट पे पोस्ट करना। हम अपनी वेबसाइट का जो पेज बनाते हैं उसे कहते हैं वेबसाइट पर पोस्ट करना, ठीक है। अब हम अपनी वेबसाइट पे पोस्ट तो कर ही रहे थे, अब हमने क्या किया, हमने लोगों की वेबसाइट फाइंड की जिनकी अथॉरिटी बहुत अच्छी है, और वहाँ जाकर हम लोगों ने पोस्टिंग शुरू कर दी। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, अब जब मैंने पोस्ट किया तो पोस्ट करने का साइंस तो वही है कि भाई टाइटल लिखा, डिस्क्रिप्शन लिखी, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, हाइपरलिंक्स, इमेज, सिंपल यही साइंस है ना सारी पोस्ट करने की, किसी भी जगह पर पेज बनाने की, यही सब कुछ किया हमने वहाँ पे जाकर। अब उसने हमें इसके अगेंस्ट चार्ज किया। अब हमने कहाँ पोस्ट किया, हमने पोस्ट किया उस वेबसाइट पर जिसकी अथॉरिटी 50 थी या 50 प्लस थी। अब उसका फ़ायदा हमें क्या हुआ कि उससे हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी भी बढ़ना शुरू हो गई। सो ये है गेस्ट पोस्टिंग। इसका मतलब क्या हुआ, आपको इसके लिए उन वेबसाइट्स को ढूंढना है जो गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, यानी आपको उन वेबसाइट्स को ढूंढना है। आज के दौर में ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेक्निक समझी जाती है लिंक बिल्डिंग करने के लिए, लेकिन ये वाली जो टेक्निक है ये पेड है। ये इसका क्या मतलब है कि जो लोग अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करवा रहे हैं, मतलब इसके लिए मैंने गूगल को पे नहीं करना, मैंने मोज को पे नहीं करना, ये मैंने इंडिविजुअली बंदों को पे करना है। एक बंदा है जिसकी वेबसाइट है, उसकी अथॉरिटी 40 है, 50 है, 60 है, 70 है। अब वो ये कहेगा कि भाई मेरे पास एक वेबसाइट है जिसके अंदर एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, मेडिकल, स्पोर्ट्स, इस तरह की कैटेगरीज हैं। तो अगर आप अपनी वेबसाइट की पोस्ट इस पर लगाना चाहते हैं तो आप इस पर आकर अपनी पोस्ट लगा सकते हैं। मैं आपको एक पोस्ट लगाने के $25 चार्ज करूंगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उसे $25 देकर अपनी पोस्ट लगाऊंगा, लेकिन जब मैं ये पोस्ट, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है, हो सकता है वो $2 में लगा रहा हो सकता है वो $4 में लगा रहा हो सकता है वो $1 में लगा रहा हो सकता है वो $25 में लगा रहा हो, ठीक है। अब मैं उसको पे करूंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला पार्ट थोड़ा सा पेड है, मगर ये जो पेड पार्ट है ये आपको अच्छा रिटर्न करता है। अब अगर मैं इस सारे कोर्स में से सिर्फ गेस्ट पोस्ट को अलग निकाल लूँ, बीच में से सिर्फ निकाल लो, और मैं ये कहता हूँ कि भाई आप इस पे काम शुरू कर देते हैं आज से। अब ये कौन लोग कर रहे हैं, अब ये अगर हम सोचें ना कि गेस्ट पोस्टिंग करता कौन है, गेस्ट पोस्टिंग कौन करेगा भाई, हमें नाम से तो अंदाज़ा हो रहा है कि गेस्ट पोस्टिंग में 2 लोग इन्वॉल्व है ना। एक वो जिसकी वेबसाइट है जिसके ऊपर पोस्ट लगनी है, और एक वो जिसने लगवानी है। 2 ही लोग हैं ना, लेकिन 2 लोग नहीं है, इससे ज़्यादा मेजर रोल उनका है जो दरमियान में है। यानी कई लोग हैं सिर्फ वो जो मार्केटिंग करने लगे हुए हैं, उन्होंने अपने फेसबुक पेजेस बनाए हुए हैं, उन्होंने अपने लिंक्डइन अकाउंट्स बनाए हुए हैं, उन्होंने फाइवर अकाउंट्स बनाए हुए हैं। उस जगह पर जाकर वो एडवर्टाइज करते हैं, मतलब वो एडवर्टाइज करने लगे हुए हैं कि भाई क्या आप गेस्ट पोस्ट लगाना चाहते हैं, फिर कहते हैं क्या आप गेस्ट पोस्ट लगवाना चाहते हैं, यानी दोनों तरह की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वो हंटिंग कर रहे हैं, दोनों लोगों को ढूंढ रहे हैं। जब वो दोनों तरह के लोग उससे रब्ता करते हैं कि एक बंदा कहता है हाँ भाई मेरे पास वेबसाइट्स हैं, ये मेरे पास ये 500 वेबसाइट्स हैं जिस पे मुझे गेस्ट पोस्ट करवानी है। फिर मेरे पास दूसरे बंदे आते हैं, वो कहते हैं जी मुझे गेस्ट पोस्ट लगवानी है, मेरा एजुकेशन का बिजनेस है। अब क्या करेगा वो जिसका एजुकेशन का बिजनेस है उसे कहेगा कि जी आपने जो गेस्ट पोस्ट लगवाना चाह रहे हैं उसके $15 हैं एक पोस्ट के, ठीक है। सो अगर आप अपनी पोस्ट का कंटेंट भी मुझसे लिखवाते हैं तो फिर मैं $18 से $20 आपसे लूँगा। उसके बाद वो उस वेबसाइट पर जाता है जो गेस्ट पोस्ट लगा रहा है अपनी वेबसाइट पर, उसे कहेगा जनाब मेरे पास एक एजुकेशन की पोस्ट है, आप कितने की लगाएंगे। उसने कहा जनाब मैं लगाऊंगा $60 की। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बाकी के पैसे हैं क्या है, इसका मार्जिन है, बाकी के जो पैसे हैं उसका मार्जिन है, यहाँ से वो अर्न करने लगा हुआ है। सो ये भी एक स्ट्रेटेजी है
मार्केटिंग करने की कि आप गेस्ट पोस्ट पे काम शुरू कर दो। लेकिन गेस्ट पोस्ट पे कैसे काम करना है आपको अंदाज़ा हो गया ना कैसे काम करना है। पोस्ट लगानी है, एक आज हम इसे ख़त्म करेंगे और एक लेक्चर मैं वर्डप्रेस का रिकॉर्ड करूँगा, अबाउट 1 आवर का होगा वो आप सब ने घर में सुनना है, ठीक है, ताकि आपको ये भी पता लग जाए कि वर्डप्रेस पे हम कैसे काम करते हैं। आमतौर पर जो गेस्ट पोस्टिंग की साइट्स होती हैं वो वर्डप्रेस की वेबसाइट्स होती हैं ज़्यादातर, ठीक है, वैसे इसकी भी हो सकती है लेकिन वर्डप्रेस में बनी होती हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी बन जाती है उस बंदे से, वो कहता है इट्स ओके जनाब, मैं आपसे $17 लेता हूँ, आप लगा लें पोस्ट। अब इसका एक तरीका तो ये होगा, वो कहेगा मुझे दे दो, मैं लगा देता हूँ पोस्ट आपकी जो जिसके पास ऑनरशिप है। लेकिन ये वाला काम तो उसके लिए बड़ा लेंथी काम प्रोसेस हो जाएगा ना, ये काम करेगा तो वो भाई कितना लगा लेगा पोस्ट, एक लिमिट तो होगी ना, बहुत ज़्यादा टीम की उसे ज़रूरत है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट पर अकाउंट्स बना लेते हैं गेस्ट पोस्ट करने के लिए, गेस्ट अकाउंट्स, और वो आपको उसका यूज़र नेम और पासवर्ड दे देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोगों ने बहुत सारे मॉड्यूल्स देखे जिनके अंदर हम लोगों को शेयरिंग दे रहे थे, तो आपने देखा था ना कि सारी शेयरिंग एडमिनिस्ट्रेटर वाली तो नहीं होती ना, बहुत सारी शेयरिंग डीड ओनली भी होती है, बहुत सारी सिर्फ देखने तक होती है, बहुत सारी एक लिमिटेड हद तक पोस्टिंग करने के लिए होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी हमको राइट्स देंगे वो कोई बंदा मेरी वेबसाइट का ऑनर बनेगा और जाकर वहाँ पर चेंजेस कर देगा। वो वहाँ पर गेस्ट होते हैं और वो उनके पास राइट सिर्फ एक ही होता है कि वो पोस्ट लगा सकते हैं बस। यानी कि उस अकाउंट को खोलेंगे, पोस्ट पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, पोस्ट की विंडो आपके सामने आ जाएगी, वहाँ पे टाइटल लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, वो सारी ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन करनी है। और ऐसी जो साइट्स होती हैं, मेरे पास बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स लाए थे कि भाई हम पोस्ट कर रहे हैं, गेस्ट पोस्टिंग नहीं होती, यानी कि पोस्ट पब्लिश नहीं होती है। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि ऐसी वेबसाइट्स ने उसके ऊपर फिल्टर्स लगाए होते हैं कि भाई ये जो पोस्ट लग रही है इसके अंदर ये होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए भाई, एसईओ के फैक्टर्स, कि भाई टाइटल आपका कीवर्ड टाइटल में नजर आ रहा हो, आपका कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में नजर आ रहा हो, बोल्ड जरूर हो, स्ट्रॉन्ग जरूर हो, लिंक जरूर हो। तो जो लोग ये सारे फैक्टर्स पूरे करते हैं, अब ये वो उनको नहीं बताते हैं कि भाई इस तरह होना चाहिए, उन्होंने तो अकाउंट बनाकर दे दिया ना। इतनी नो हो हर किसी को होनी चाहिए कि जब भी हम गेस्ट पोस्ट के लिए जाएंगे तो वो एक एसईओ देखें, कोई भी बंदा गेस्ट पोस्टिंग करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, रैंक करवाने के लिए करवा रहा है ना, ऑप्टिमाइजेशन करवाने के लिए करवा रहा है। तो आपने ऑन साइट एसईओ के सारे फैक्टर्स अपने ज़हन में रखने हैं गेस्ट पोस्ट लगाते हुए। ऑन साइट एसईओ का फैक्टर क्या होता है, टाइटल में कीवर्ड, क्या होता है डिस्क्रिप्शन में पैराग्राफ्स में कीवर्ड 3% कीवर्ड, फिर क्या होता है बोल्ड करो, स्ट्रॉन्ग करो, हेडिंग स्टाइल का यूज करो, हाइपरलिंक्स बनाओ, इमेज लगा लो, इमेज का टाइटल लिख दो, हो गई पूरी एसईओ। ये सारी ऑन साइट एसईओ, चाहे वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो चाहे कोडिंग वाली वेबसाइट है, मतलब दोनों वेबसाइट पे आपको ये वाली एसईओ करनी है। सो ये है हमारे पास गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने अकाउंट्स बनाने हैं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स, और वहां पर जाकर आपने मार्केटिंग शुरू करनी है खुद से। सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है वो लिंक्डइन है इस काम के लिए। लेकिन लिंक्डइन का मतलब ये नहीं कि आप लिंक्डइन पे जाएं, अकाउंट बनाएं तो बस हो गया, भाई मेहनत करनी पड़ेगी, अपने अकाउंट को दिखाना पड़ेगा लोगों को कि ये एक प्रोफेशनल अकाउंट है जिसके ऊपर आप अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज देना चाहते हैं। इसी तरह आप फेसबुक पर जाएं और फेसबुक पे ग्रुप्स ज्वाइन करें। फेसबुक से शायद कोई इतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, मगर फेसबुक से आपको बड़ी अवेयरनेस मिलेगी। यानी कि वहाँ पर लोग, बहुत सारे लोग फेक बैठे होंगे, हाँ, वो आपको कह रहे होंगे कि जनाब गेस्ट पोस्ट लगवा लो मुफ्त में, ठीक है। जब आप उनसे रब्ता करोगे फिर आपको पता लगेगा वो मुफ्त नहीं है, वो पेड है, ठीक है। सो फाइन, इट्स ओके, आपको पता तो लगेगा ना कम से कम क्या कर रहा है वो, कैसे आपने पूरा उसको स्टडी करना है, उस बंदे को उसका पूरा मॉडल स्टडी करना है कि आपने उससे पहले पोस्ट बनवाने वाला बनना है, फिर पोस्ट बनाने वाला बनना है, ठीक है, ताकि आप देखेंगे वो आपसे को कैसे डील करता है, आपको मार्केटिंग का तरीका आएगा कि वो कैसे डील कर रहा है। मिसाल के तौर पर फेसबुक पर एक बंदा कह रहा है कि गेस्ट पोस्ट लगवा लो, ठीक है ना, तो आपने कस्टमर बन जाना है और आपने कहना जी मैं गेस्ट पोस्ट लगवाना चाह रहा हूँ, हमारी एक एजुकेशन की वेबसाइट है, सो हमें 5 पोस्ट लगवानी है, क्या चार्जेस लेंगे। अब वो आपको बताएगा कि क्या चार्जेस होंगे। आपने अपना डाटा डिस्क्लोज नहीं करना पहले, उनसे कहा पहले आप हमें इन्फॉर्मेशन दें, फिर हम अपना डाटा डिस्क्लोज करते हैं आपके सामने। अब आपको ये पता लग जाएगा कि वो किस स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रहा है। सबसे अच्छी साइंस जो होती है ना सीखने की, वो यही होती है कि किसी के मॉडल को स्टडी करें। और स्टडी क्या करें, पूरी क्यूरी लें। मतलब मैं यहाँ पर जूस कॉर्नर बनाना चाह रहा हूँ ना, तो मुझे पहले देखना पड़ेगा जूस कॉर्नर, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि भाई ये जूस कॉर्नर वाला बिजनेस कर कैसे रहा है। अगर मैं यहाँ पे कॉलेज बनाना चाहता हूँ तो मुझे देखना पड़ेगा ये कॉलेज वाला बिजनेस कैसे कर रहा है, कॉलेज के अंदर क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, इनका ऑफिस का स्टाफ कैसा है, इनके ऑफिस के अंदर से रेनोवेशन कैसी है, इनके कोर्सेज कौन कौन से हैं, किस टाइम पर ये ओपन होता है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, ये सब चीज़ें, किस टाइम पे रश होता है, किस टाइम पे रश नहीं होता, ये सारे
चीज़ों के मैं एनालिसिस करने के बाद फिर मैं जाऊँगा कॉलेज खोलने की तरफ। फिर मैं कहूँगा हाँ भैया मुझे कुछ पता लग गया कि कॉलेज कैसा होना चाहिए, ठीक है। सो हमारे पास एक स्ट्रैटेजी क्या होगी, गेस्ट पोस्टिंग। एक स्ट्रैटेजी है हमारे पास आर्टिकल सबमिशन। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इनको ढूंढने का क्या तरीका है, लेकिन इन पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी घर जाके। आर्टिकल सबमिशन का क्या मतलब है, अक्सर मैंने आपको बताया था कि भाई वेबसाइट जब बनाओ तो उसमें अपना एक टैब आर्टिकल्स के नाम से ज़रूर बनाओ। उसकी क्या वजह है, उसकी वजह यह है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आप बहुत लिख सकते हो, ठीक है ना। मिसाल के आपकी किसी भी टॉपिक पे वेबसाइट है, कमर्शियल वेबसाइट है, इंडस्ट्रियल वेबसाइट है, एजुकेशनल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, अगर आपने एक उसमें टैब बनाया हुआ है आर्टिकल्स के नाम से, आपको लगता है ना कि उसमें डेली बेसिस पर आप कोई ना कोई आर्टिकल तो लिख ही सकते हैं अपनी टॉपिक के हिसाब से। यानी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से बहुत कुछ बता सकते हो। जैसे मैं कहूँ भाई हमारी वेबसाइट इंटरनेट मार्केटिंग की है तो हमने भी एक आर्टिकल्स का बना लिया। अब उसमें हम बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं आर्टिकल, की छोटा था बड़ा आर्टिकल, रोज़ाना की बेस पर, कभी डिजिटल मार्केटिंग पर, कभी गूगल एड्स पर, कभी प्रोफाइल सबमिशन पर, है ना, कभी फेसबुक पर, कभी फेसबुक ऐड पर, कभी डिस्प्ले एड्स पर। मतलब इतना तो टॉपिक हमारे पास है, हम ना कुछ लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी वेबसाइट स्लीप मोड में नहीं है, बल्कि उसके ऊपर रोज़ाना की बेसिस पर अपडेट्स आ रही हैं। तो आपकी वेबसाइट में एक आर्टिकल या ब्लॉग इस नाम से एक बटन ज़रूर होना चाहिए ताकि आप उस पर फ्रीक्वेंटली अपडेट्स दे सकें। ऐसे नहीं है कि आपने वेबसाइट 8 से 8 महीने पहले बनाई और बस फिर स्लीपिंग वेबसाइट बन गई है। अब 8 साल हो गए वेबसाइट का वही कंटेंट है जो 8 साल पहले था, तो ऐसी वेबसाइट को गूगल तो क्रॉल नहीं करेगा, रैंक भी नहीं करेगा, वो तो बहुत पुराना कंटेंट आपका नज़र आने लगा हुआ है। तो आपको एक हिस्सा ऐसा ज़रूर बनाना है जिस पे जाकर आप आर्टिकल्स लिखें या ब्लॉग्स बनाएं। ब्लॉग बनाने का क्या मतलब है भाई, कोई खास काम नहीं करना, इन्फॉर्मेशन ही देनी है टेक्स्ट की शक्ल में, ठीक है ना। ब्लॉग का मतलब होता है वेब लॉग, ठीक है। ब्लॉग एब्रीविएशन होता है वेब लॉग का। लॉग का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट। मतलब वो कहता है कि इन्फॉर्मेशन दे मुझे टेक्स्ट फॉर्म में, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताएं मुझे लोगों के लिए। आप पढ़ते हो ना ब्लॉग्स, उसमें क्या होता है, मटीरियल ही होता है, एक तस्वीर लगी होती है, साथ टेक्स्ट लिखा होता है, इन्फॉर्मेशन होती है, कोई लिंक होता है वो वीडियो पर चला जाता है या किसी वेबसाइट पर चला जाता है। सो ये वेब लॉग्स हैं, ठीक है। सो आर्टिकल सबमिशन की अलहदा से वेबसाइट्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मैं क्या करता हूँ, मैं आर्टिकल सबमिशन वाली वेबसाइट को ढूंढता हूँ और वहाँ पे जाकर आर्टिकल लिखता हूँ। अब क्या हुआ, उस आर्टिकल सबमिशन की वेबसाइट की अथॉरिटी भी 40 है। अब मैंने आर्टिकल्स लिखने शुरू कर दिए और आहिस्ता आहिस्ता, मतलब फ़ौरन नहीं, आहिस्ता आहिस्ता कुछ देर के बाद मैंने अपने आर्टिकल में लिंक देना शुरू कर दिया। अब मतलब आर्टिकल लिखने से तो मेरी वेबसाइट की अथॉरिटी नहीं ना बढ़ेगी, किसी और वेबसाइट पे जाकर मैं आर्टिकल लिखूं, मेरी साइट की अथॉरिटी कैसे बढ़ जाएगी। मेरी अथॉरिटी तब बढ़ेगी जब मैं लिंक लगाऊंगा, लिंक के बगैर तो अथॉरिटी नहीं बढ़ सकती। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैंने अब लिंक लगाना शुरू कर दिया अपनी वेबसाइट पर, लेकिन ऐसे नहीं है कि मैं पहली दफ़ा ही जाऊँ और लिंक लगा दूँ, ठीक है ना। वो तो स्पैम समझेगा ना कि भाई ये तो आई लिंकिंग के लिए था। पहले आपने आर्टिकल्स लिखनी है, लोगों की इंगेजमेंट लेनी है, फिर आपको लगेगा कि भाई आपके आर्टिकल्स लोग पढ़ना शुरू हो गए हैं, फिर आपने क्या करना है, कोई आर्टिकल ऐसे लिखना है जिसका डिटेल्ड आर्टिकल आपकी वेबसाइट पे हो। कैसे हो, बंदा आर्टिकल पढ़ रहा है तो उसके बीच में आ रहा है फॉर मोर डिटेल्स क्लिक है, आपने उसको क्लिक किया, वो ले आया आपको होम पेज पर। आगे होम पेज पे जब आए तो मतलब क्या हुआ, मेरे होम पेज को ट्रैफिक मिल गई। अब उधर से मैंने कहा कि भाई आर्टिकल्स का बटन बना हुआ था एक, लेटेस्ट आर्टिकल, उस पर क्लिक किया, वो मेरे आर्टिकल्स के पेज पे चला गया। क्या मैंने उसे घुमाया अपनी वेबसाइट्स में आर्टिकल्स के थ्रू। यहाँ जाकर मैंने आर्टिकल्स लिखे और आर्टिकल्स में अपने लिंक्स दिए। यानी ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये इसलिए दे रहे हैं कि सब जगहों पर हमारे लिंक्स नज़र आएँ, और जैसे जैसे हमारे लिंक्स नज़र आएंगे तो हम लोग बूस्ट करेंगे, ठीक है। सो एक हमारे पास क्या हो गई जी, आर्टिकल सबमिशन। एक होती है हमारे पास फोरम। फोरम में जो सबसे अच्छा फोरम इस वक्त है वो है quora.com। इस फोरम पर जाएं भाई, इस फोरम पे बहुत कुछ है। अब ये एक फोरम है, एक पे नहीं जाना, और भी ऑनलाइन फोरम ढूंढो जो आपको लगता है कि अच्छी अथॉरिटी वाले फोरम्स हैं। अब पता कैसे लगेगा, अभी मैंने तरीका बता दिया ना भाई, ये तरफ चेक किया ना, जिस जगह पर पार्टिसिपेट करना है पहले उसकी अथॉरिटी चेक कर लो कि उसकी अथॉरिटी अच्छी है। जब उसकी अथॉरिटी अच्छी है तो उसके ऊपर काम शुरू कर दो, ठीक है। प्रोफाइल सबमिशन भी हो गई, लोकल लिस्टिंग भी होगी। अब इन सब चीज़ों को अगर हम ये कहें ना, हमें फाइंड कैसे करना है, ठीक है। अब जरा गूगल पर आते हैं, यहाँ आकर मैं लिखता हूँ हाई PR प्रोफाइल लिस्टिंग, ये सर्चिंग कीवर्ड लिखा मैंने। हाई PR का क्या मतलब है कि भाई अच्छा पेज रैंक वाली मुझे लिस्टिंग चाहिए, ठीक है, वो दिखाओ मुझे।
देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, 90+ प्रोफाइल क्रिएशन। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, डोमेन अथॉरिटी हाई DA। DA का क्या मतलब हुआ, डोमेन अथॉरिटी। और आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, डू फॉलो। अच्छा, हमारे पास दो तरह के लिंक्स होते हैं, एक लिंक होता है डू फॉलो और एक लिंक होता है नो फॉलो। इनका क्या फ़र्क है? अभी मैंने href लगाया तो उसने कहा था ना इसी पर डू फॉलो लिंक्स लगे हुए हैं। अब डू फॉलो लिंक का और नो फॉलो लिंक का क्या मतलब है? जो मैं कह रहा था ना कि अभी लिंक जूस आपको किस लिंक से मिलता है? डू फॉलो से। लिंक जूस आपको नो फॉलो से नहीं मिलता, मगर नो फॉलो से आपको ट्रैफिक मिलने की अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल हमें ये कह रहा है कि भाई आपको डू फॉलो लिंक्स लगाने हैं, लेकिन आज के लेटेस्ट एल्गोरिदम्स के मुताबिक अब गूगल ये कहता है कि भाई ऐसे भी नहीं करना कि भाई आप ऐसे काम कर रहे हो कि गूगल को भी पता लगे कि आप तो एक खास ट्रैक पे लगे हुए हो और आपका टास्क क्या है, आप लोगों को असिस्ट करने। देखें लिंक्स का मतलब क्या है, लोगों को असिस्ट करना। असल में तो यही मतलब है ना कि कोई बंदा पढ़ रहा है तो डिटेल पढ़ने के लिए लिंक पे क्लिक कर दे। लेकिन वो कह रहा है अगर आपकी वेबसाइट पर सारे ही डू फॉलो लिंक्स हो और नो फॉलो लिंक होगा ही नहीं, तो उसको ऐसे नहीं लगेगा कि ये आपका काम कोई ऑर्गेनिक है, ऐसे लगेगा जैसे आप रेटिंग के लिए ये सारा काम कर रहे हो। सो गूगल कहता है कि मैं इस चीज़ को पसंद करूंगा कि आपकी वेबसाइट पर डू फॉलो भी हो और कुछ नो फॉलो भी हो। कि ऐसा नहीं है कि हम नो फॉलो लिंक्स को वैसे इग्नोर कर देंगे भाई क्योंकि इससे तो मुझे अथॉरिटी नहीं मिलनी, तो मैं लगाता ही नहीं हूँ। नहीं, नो फॉलो लिंक से आपको अथॉरिटी बेशक नहीं मिलेगी, मगर ट्रैफिक ज़रूर मिलेगी। ट्रैफिक तो आएगी ना वेबसाइट पर, मतलब कोई भी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्लिकेबल नहीं है, ये नॉन क्लिकेबल है, ये नहीं है। बल्कि डू फॉलो का क्या मतलब है कि वो लिंक जूस देगा, और नो फॉलो का क्या मतलब है कि वो लिंक जूस नहीं देगा। ठीक है, बाई डिफॉल्ट अब ये कहाँ पर है, ये डू फॉलो और नो फॉलो कहाँ पर है? एंकर के टैग में। याद आ गया ना एंकर का टैग? आपको हाइपर लिंक बनाते हैं ना हम, एंकर के टैग में हमने बताना है कि डू फॉलो है कि नो फॉलो है। और आपको याद आ रहा होगा कि भाई हमने तो एंकर का टैग बड़ा पढ़ा था डिटेल से, उसमें तो हमने ये पढ़ा भी नहीं, एट्रीब्यूट नहीं डिस्कस किया ना, इसलिए कि बाई डिफॉल्ट डू फॉलो होता है। यानी अगर हमने कुछ नहीं लगाया तो क्या मतलब हुआ, डू फॉलो लगा हुआ है। अगर आप चाह रहे हो कि ये लिंक डू फॉलो ना हो तो नो फॉलो लिखेंगे। कैसे लिखेंगे अभी मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है। आगे रिलेशन इक्वल्स टू नो फॉलो। ये कब लगाना है? जब आपने नो फॉलो लिंक करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जितने भी लिंक्स हैं, अब इसको टेस्ट करने का तरीका तो बड़ा आसान हो गया ना भाई, कोडिंग में जाओ, जाकर कोड पढ़ लो उसका। अब हमने ये देखना है ना कि ये जो लिंक हमें मिला, क्या ये डू फॉलो लिंक था कि नो फॉलो लिंक था? तो क्या करेंगे, कोडिंग में जाएंगे। अगर तो कोड में रिलेशन का एट्रीब्यूट लगा होगा नो फॉलो के साथ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये नो फॉलो का लिंक है। और अगर नहीं लगा होगा तो इसका मतलब क्या कि ये डू फॉलो का लिंक है। यानी अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने आपको एडिटिंग करते हुए जितनी एंकर्स लगवाए थे वो कौन से थे, वो सारे के सारे डू फॉलो थे, इसलिए कि हमने मेंशन नहीं किया, हमने नहीं लिखा कि रिलेशन इक्वल्स टू नो फॉलो। जिसको आपको कहना है ना कि भाई ये डू फॉलो नहीं देना चाहता मैं किसी को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशन इक्वल्स टू नो फॉलो। ठीक है, और जिसको हम देना चाह रहे हो उसको हम लिखने की जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहते हो तो नो की जगह क्या लिख देंगे, डू फॉलो, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लिखने की ज़रूरत तब होगी जब हम उसके स्टैंडर्ड के अगेंस्ट जाना चाह रहे होंगे, कुछ उसकी बाई डिफ़ॉल्ट चीज़ें होती हैं ना, जो चीज़ वो बाई डिफ़ॉल्ट कर रहा है वो बताने की क्या ज़रूरत है। मतलब नहीं बताऊंगा तो भी वही करेगा, बताऊंगा तो भी वही करेगा, तो अच्छी बात है, बचा लूँ। ठीक है ना, टाइपिंग अपनी बचा लें हम लोग। ये HTML के टैग की एक वेबसाइट है, हाँ देखें। अगर आपने अपने HTML में कुछ कन्फ्यूजन हो तो इस वेबसाइट पर आकर उन टैग्स को दोबारा से देख लो जो हमने पढ़े थे। ठीक है ना, क्योंकि अभी तो फिलहाल हमें उन टैग्स की ज़रूरत है, हमें और एक्स्ट्रा टैग की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ उन SEO के टैग्स की ज़रूरत है। चलो ये हो गया। अब यहाँ है जी,
इसका मतलब क्या हुआ, ये कह रहा है इतनी है, इस पर क्लिक करो ज़रा, यहाँ से हमारे पास वेबसाइट्स आएंगी, वहाँ पर जाकर आपने अकाउंट्स बनाने हैं अपने सिर्फ। ये देखिए लिस्ट आ गई है और यहाँ पर बता रहा है इसकी रैंक्स क्या हैं, साथ साथ डोमेन अथॉरिटी भी आ रही है इससे, ठीक है। मगर आपने इस पर यकीन नहीं करना, हाँ आपने Ahref से दोबारा चेक करना है कि क्या वाकई ये है, आज ये है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है कि ये वाली वेबसाइट ने काम करना ही छोड़ दिया हो, इसको चेक भी करना है और फिर जाकर हो सकता है किसी लिंक पे क्लिक करें। नंबर ऑफ लिंक्स ऐसे भी होंगे जो बैड लिंक्स हो सकते हैं, क्योंकि हम पेड तो नहीं ले रहे ना, तो फ्री ढूंढने लगे हुए। जरूरी तो नहीं है ना कि भाई किसी बंदे ने वेबसाइट ली थी, डोमेन खरीदी थी, अभी भी चल रही हो, मे बी उसकी डोमेन डाउन हो या उसको रिन्यू ना करवा रहा हो। सो इसलिए हमें इन सब चीज़ों को चेक करना है और यहाँ पर जाकर लिस्टिंग ऐड करते जानी है और साथ साथ लिस्ट बनाते जाएँ, ठीक है। जब आप लिस्ट बनाते जाओगे तो क्या होगा, आपके पास एक बैकलिंक्स का एक डाटाबेस भी बनता जाएगा, आपको ये भी पता लग जाएगा कि ये वाला लिंक बैड नहीं है, जिसको आप यूज़ कर लोगे बस, ठीक है। इसी तरह हमने ये सारी चीज़ें ढूंढनी है। नंबर 1 क्या था, प्रोफाइल सबमिशन। नंबर 2 क्या था, लोकल लिस्टिंग। नंबर 3 क्या था, गेस्ट पोस्टिंग और आर्टिकल सबमिशन, ठीक है। आर्टिकल सबमिशन के लिखोगे हाईपीआर आर्टिकल साइट्स, आर्टिकल्स की वेबसाइट आ जाएगी। इवन अगर आप प्रोफाइल पर जाओगे तो वहाँ पर प्रोफाइल की ऑप्शन भी दे रहा होगा और आर्टिकल की भी दे रहा होगा, यानी उस साइट। और ये वाली वेबसाइट जो है ये स्पेसिफिक वेबसाइट्स हैं जो सिर्फ इस मकसद के लिए बनाई जाती हैं। जैसे टेलीफोन की डायरेक्टरी बनती होती थी ना पहले, कि जिसमें सारे का सारा लोगों का डाटा होता था, सेम इसी तरह ये वाली वेबसाइट के पर्पसेस यही हैं। मतलब ये वाली वेबसाइट किसी बिजनेस की वेबसाइट नहीं है, ये वाली वेबसाइट लिस्टिंग वेबसाइट्स हैं सिर्फ। यहाँ पर जाकर आपको लिस्टिंग करवानी है। चलें इसको हमने देख रहे हैं। अब ज़रा एक थोड़ा सा रिकॉल करते हैं पीछे से, वापस आए ज़रा यहाँ पर एक PDF में जाएँ। ये मैं आप लोगों से लेक्चर भी शेयर करूँगा, प्रीवियस क्लास मैंने एक जगह पर लिया है, तो वहाँ पर ज़रा मैंने ना थोड़ा सा इस सीक्वेंस से कुछ पढ़ाया था। ये क्या है ज़रा देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है जी, हाउ टू स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप SEO लॉग। ये लॉग एक बनाया हुआ है कि भाई पढ़ तो लिया ना इतने दिन से, मेरा ख्याल है कि मैंने 1 महीना या 1.5 महीना, आई थिंक सो 1 सवा महीना तो हमने पढ़ा है इसको, है ना, ठीक है। एक छुट्टी करके कहा था सर मैंने सिर्फ 1 छुट्टी की है, आप गिनो कितनी हो गई हैं दोनों। मुझे सबसे ज़्यादा दुख आप दोनों की छुट्टियों का होता है, क्योंकि आप लोगों ने जो स्टार्ट लिया था ना, रेस में आगे थे सबसे आप। ये आप लोगों के लिए बनाया हुआ है कि भाई SEO देखो कैसे करनी है हमने। ये उनको मैं बता रहा हूँ जिन्होंने वेबसाइट एडिट और SEO पूरा पढ़ा हुआ। जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्होंने तो पढ़ना ही होगा ना। सो मैंने ये सीक्वेंस में पढ़ाया हुआ है आपको। मैं कहा ये सीक्वेंस है जो आपने अपनी वेबसाइट पे अडॉप्ट करना है। वेबसाइट आपको दे दी है, मैंने दी है ना, पहले दिन दे दी थी जब हमने, जिस दिन हमने HTML कंप्लीट किया था उसी दिन मैंने आप सबको वेबसाइट दी थी कि भाई ये लो ये वेबसाइट है, इस पर काम करो। मगर किसी ने नहीं किया है, ये मुझे गारंटी है। किसी ने किया तो मुझे बता दे, इधर से किसी ने किया, आपने पूरी वेबसाइट तैयार है। चले अब एक काम करना है, अगली क्लास में सब लोग अपना अपना लैपटॉप लेकर आओ। जिसका लैपटॉप नहीं है वो वीडियो बना के लाओ, जो कुछ इन्होंने बनाया हुआ, और मुझे अपनी वीडियो लाकर अपने मोबाइल से दिखाएं। मैं क्या अपने मोबाइल से दिखाएं और अब इसको देखें जा। फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी वेबसाइट तैयार कर ली है, अब आपने SEO कैसे करनी है भाई। कई लोग स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे, मैंने स्पेशल उनकी डिमांड पर एक लेक्चर दिया था कि सर अब हमें ये समझ नहीं आ रही हम क्या करें, कहाँ से शुरू करें, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक सीक्वेंस बनाकर दिया है कि भाई यहाँ से शुरू करो। कहाँ से शुरू करो, नंबर 1 सबसे पहले क्या करो भाई, कीवर्ड रिसर्च करो, ठीक है। यहीं से बात शुरू की थी ना हमने। उसके बाद हमने कहा कि इट्स ओके। दूसरे नंबर पर क्या काम करो, ये मैंने 1.1 का एक और टॉपिक बनाया, वो क्या है, गूगल क्रिएट गूगल सर्च कंसोल। अपनी वेबसाइट का सर्च कंसोल पहले दिन ही बना लो। वेबसाइट तो लाइव है ना, वेबसाइट लाइव कर लो। अब ये वाला पार्ट ऐसा है जिसके लिए आपको होस्टिंग चाहिए भाई, होस्टिंग के बगैर तो नहीं कर सकते ना। तो इतने सारे स्टूडेंट्स हो, वैसे ही परचेज करोगे ना होस्टिंग, तो मुझे तो लगता है कि 50 रुपये हिस्से में आएंगे, हैं। तो मिल के लो, अगर ज़्यादा पैसे भी आएँ तो कोई बात नहीं है, आपको होस्टिंग परचेज करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो इसका तो मतलब ये है ना कि आपने, देखिए एक चीज़ होती है ना कि अपनी इन्वेस्टमेंट को बेहतर करने का तरीका, कि मिसाल के तौर पर अगर आपने $1 लगाया है तो यहाँ तो उसको आधा $1 कर लें, तो यहाँ उसको $5 कर लें। मैंने कहा $5 तभी होगा
जब $1 के साथ $1 और ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो वो $5 पे बन जाएगा। हाँ कर सकते हैं, मिलके करें इत्तेफाक के साथ कि भाई ये हमारी होस्टिंग है, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलो ये सारे ना करो तो थोड़े से मिल के कर लो यार, हैं? कोई 4-5 स्टूडेंट्स मिलकर, उन दूसरे कैंपस में भी मैंने बताया था कि एक बंदा होस्टिंग दे रहा था, एक डोमेन और होस्टिंग, मेरा ख्याल है कितने की दे रहा था, 7,000 कुछ रुपए की सिर्फ होस्टिंग। अगर आपके पास डोमेन मौजूद होता तो सिर्फ होस्टिंग 2,000 रुपये में देता कोई, अगर आपके पास, क्योंकि आजकल डोमेन बहुत महंगी हो गई है, डोमेन का रेट बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ चुका हुआ है। इस वक्त डोमेन जो है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ डोमेन आपको मिलती है, और जो कंपनी कहती है ना फ्री डोमेन, उन्होंने होस्टिंग महंगी की होती है, मतलब उन्होंने होस्टिंग महंगी रखी होती है तो फ्री डोमेन दे देते हैं आपको। अब मेरे पास जो साकाई वाला पैकेज है वो 12,000 का पैकेज लिया था, अब जब रिन्यूअल डेट आएगी तो इतने का नहीं होगा, महंगा होगा, उसमें डोमेन फ्री है, इसका मतलब है वो 12,000 की होस्टिंग ही होस्टिंग है। तो अगर मैं किसी और बंदे के पास जाऊँ कि मुझे डोमेन भी लेनी है, होस्टिंग भी लेनी है, तो वो भी इतने की पैकेज बनेगा। हाँ मैंने भी 2 दिन पहले ये सोफ़ा वाली रिन्यू करवाई है हमने, 1 महीना हुआ है, वो 5500 की रिन्यू हुई है। .com की डोमेन महंगी है, .com सस्ती डोमेन है, वो जो ऐसी आम सी एक्सटेंशन के साथ लेना चाहते हो तो ले सकते हैं आप, आम सस्ती। देखिए एक दो समझने के लिए, या फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये करना पड़ेगा, चलो अपलोड ना करें, कम से कम उस दर तक तो प्रैक्टिस हो जाए ना, आपकी वेबसाइट मुझे दिखा दो, मतलब आप लाइव करके रिजल्ट्स नहीं देख सकते तो मुझे दिखा के तो रिजल्ट देख ही सकते हो ना, कि मैं आपको बता दूं कि भैया आपने कितना इंप्लीमेंट कर लिया और कितना इंप्लीमेंट आपका रह गया। सो ग्रुप्स बनाकर आप लोग होस्टिंग परचेज कर लो, मतलब 3-3, 4-4 के ग्रुप, और ये पेमेंट जो होती है वो साल की होती है। मतलब ये वाली पेमेंट जो है वो, मैंने आपको गूगल ऐड अकाउंट दिया था ना अपना, याद होगा, दिया था मैंने एक क्लास में एक दफ़ा अपनी होस्टिंग भी दी थी। सो उससे मुझे काफ़ी डैमेज हुआ था, ठीक है, डैमेज ये हुआ था कि हर स्टूडेंट अपने कंप्यूटर पर जाकर वेबसाइट बनाता है, अब उसके कंप्यूटर में अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो वो सारी शिफ्ट करके आती है होस्टिंग में, और वो प्रॉब्लम कंप्यूटर को इतना डैमेज नहीं करती है जितना होस्टिंग को करती है, मतलब वो हैकिंग एक्टिविटी होती है उसके ऊपर, वो लाइव होकर बहुत डैमेज करती है। सो मेरी होस्टिंग करप्ट हो गई थी पूरी की पूरी। सो इसलिए मतलब मिक्स था ना, कोई बंदा कहीं बना रहा है, आजकल तो USB आपको पता ना कितनी आम है, कई लोगों ने तो लैब में ही बना ली थी, अब वो लैब में तो USBs इतनी लगती हैं कि वो आपका इन्फेक्टेड पीसीज होते हैं। सो इसलिए फिर वो मैंने दोबारा नहीं किया, ठीक है, उस वक्त मैंने दे दी थी बच्चों को, लेकिन मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ, तो इसलिए मैंने अब होस्टिंग वाला मजाक नहीं करता, ठीक है, क्योंकि वो बेसिकली वो क्लाइंट्स का है, जो चीज़ ख़राब ना होने का चांस हो। आपका अकाउंट्स भी मैंने खुद से बनाए हुए हैं अपने अकाउंट में ना, वो तो चल जाता है, लेकिन जो होस्टिंग है वो किसी क्लाइंट की है, तो उससे आपकी तो ख़राब होगी, उसका जो ख़राब होगा ना डाटा, वो बड़ा मसला हो जाएगा फिर वो। इस वजह से आपको होस्टिंग खुद परचेज़ करनी चाहिए, मिल के कर लो, 3 स्टूडेंट कर लो, 4 कर लो, 6-6 का ग्रुप बनाओ, एक होस्टिंग खरीदो, प्लान बनाओ कि भाई अब हम लोग इकट्ठे लैब में आकर इस पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो 6 बंदे अगर फॉर एग्जांपल 7,000 वाली होस्टिंग भी खरीदते तो 1,000-1,100 के हिस्से में आता है ना, कम से कम ऑनरशिप आप 6 लोगों के पास होगी, फिर आप लोग अथॉरिटी में होंगे, 6 लोग होंगे तो 6 वेबसाइट्स भी बनाई होंगी, चलो 6 नहीं तो कम से कम 2-3 तो होंगी ना, एक दूसरे से मिलकर डिस्कशन भी कर रहे होंगे, तो किसी पॉइंट पे खड़े होंगे आप लोग। अभी तो आप किसी पॉइंट पे खड़े नहीं हैं, आप भी, आपको मेरे से बातें जेन में कुछ जेन नशीन है, 4 दिन तक और अच्छी रहेंगी, 5वें दिन 6ठे दिन भूलना शुरू हो जाएंगे, जब तक आपने ये चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं। अगर आपके पास एक होस्टिंग होगी तो आप साल भर कम से कम प्रैक्टिस तो कर सकते हो ना। और अगर आपको बिजनेस करना है डिजिटल मार्केटिंग का, तो आपको कुछ करना है, और करने के लिए ज़रूरी नहीं है ये ना समझें कि करने के लिए मुझे कहीं नौकरी ही करनी है, भाई बहुत सारे डमी प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर सकते हैं। अगर आपके पास होस्टिंग है, बनाओ वेबसाइट भाई, है ना, होस्टिंग वेबसाइट बनाओ, वेबसाइट को रैंक करना है ना। ये तो नहीं किसी ने पूछना कि भाई वो XYZ से मुझे मिलाओ जिसकी वेबसाइट बनाई थी आपने, उसने तो कहना मुझे अपनी वेबसाइट दिखाओ जिसे आपने रैंक किया हुआ है। हाँ डेट्स बात करें और अपना बिजनेस करें और अपना ही काम शुरू कर दो, कोई सेल शुरू कर दो अपनी। सेल नहीं भी करनी, का फॉर एग्जांपल आप कहते हो मैं डिजिटल मार्केटिंग ही करना चाहता हूँ, तो अगर आप किसी के पास जाओगे ना, मुझसे SEO करवा लें प्रपोजल लेके, तो आपसे कहेगा कि भाई मुझे दिखाओ आपने कौन सी वेबसाइट की SEO की हुई है, ठीक है ना। तो आप कहोगे नहीं जी हमारे सर ने बड़ा अच्छा समझाया था, देखिएगा यूँ फटाफट कर देंगे आपके, वो कहेगा नहीं भाई बहुत शुक्रिया, स्टूडेंटों से नहीं हम काम कराते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपने पैरेलल अपनी एक होस्टिंग खरीद के 2-3 वेबसाइट्स अपनी लगाई होंगी, लाइव की होंगी, ठीक है, तो वो बंदा कहेगा ना कि हाँ भी कौन सी पे काम किया हुआ है, तो आप उसे खोल कर दिखाओगे, सर जी इसका ऑडिट देखें, ये देखिए मैं कीवर्ड लिख के दिखाता हूँ, ये पहले नंबर पर आ रही है, ये इसके कीवर्ड्स देखें,
इसको कंपेयर करें कंपेटिटर के साथ, मैं ऊपर आ रहा हूँ, ये नीचे आ रहा है। अब उसको लगेगा ना कि आप एसईओ कर सकते हो भाई। तो अगर आप ये कहेंगे हम पढ़ के आ गए हैं भाई, बड़ी ज़बरदस्त पढ़ा था हमने, फिर कोई फ़ायदा नहीं है किसी को। भाई मैं दो चीज़ बताता हूँ, 2 चीज़ें कि 2 लोगों को ना कोई कंसीडर नहीं करता पाकिस्तान में, एक स्टूडेंट को और दूसरा कौन है पता है? टीचर। इन 2 बंदों को लोग नहीं, टीचर को टीचर के तौर पर बहुत कंसीडर करते हैं, प्रोफेशनल नहीं समझते। वो पढ़ाने वाले को प्रोफेशनल समझते ही नहीं है। अगर आप किसी को कह देंगे ना कि पढ़ाते हो, तो कहेगा भाई सॉरी मुझे किसी प्रोफेशनल से काम करवाना है। उसकी वजह ये है कि टीचर का जो माहौल, मैं तो टीचर नहीं हूँ ना भाई, मैं तो प्रोफेशनल वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, लेकिन जो टीचर होता है वो क्लासरूम के अंदर बाउंड रहता है बस, और उसी क्लासरूम में ही रह के जो कुछ करना होता है ना उसने करना होता है। तो जब तक आप रियल लोगों के साथ मिलकर काम नहीं करोगे ना, तो आपको कोई कंसिडर नहीं करेगा। आप स्टूडेंट के स्टूडेंट ही रहोगे, स्टूडेंट नहीं रहना। आपने प्रोफेशनल बन के लोगों को दिखाना है। इवन आप ट्रेनर हैं तो भी आप प्रोफेशनल हो। अगर आप ट्रेनर हैं तो भी जब तक आप प्रोफेशनल काम नहीं कर रहे ना, कोई फ़ायदा नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। और ये काम करने का तरीका क्या है भाई? थोड़ा सा बस नींदें शींदें हराम करनी पड़ेंगी, वो भी ज़्यादा देर नहीं, 1 महीना, पहला महीना, सिर्फ पहला महीना ज़रा थोड़ी सी नींद कम लें, उसके बाद देखिएगा आप खुद से प्रोफेशनल हो जाएंगे। मैंने आपको बताया नहीं, जो वेबसाइट मैंने दिखाता हूँ आपको, ये स्टूडेंट से बनवाई हुई है मैंने, जो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो आप में से भी कोई बनाएगा अगर कभी, तो हो सकता है मैं उसकी वेबसाइट को यूँ लाइव करके दिखा रहा हूँ उसको। तो ये कौन करता है? अब ये स्टूडेंट भी ऐसे तो नहीं ना होगा कि वो सारे स्टूडेंटों ने बनाई होगी। अब इतने सारे लोगों में से ना कोई 2-3 बच्चे निकलने होते हैं। तो मैं कहता हूँ ये बच्चे क्यों नहीं कहते कि हमने ज़्यादा तादाद में निकलना है? बच्चों को सोचना चाहिए ना कि हमने इन्वेस्ट किया। भाई एक बंदा कहता मैंने 20,000 रुपया दे दिया एडमिशन पे, किसी ने 15,000 रुपया दे दिया, किसी ने 22,000 रुपया दे दिया, तो अब आपको इसे डबल करना चाहिए ना। डबल तो आप तभी करेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे। इन्होंने बड़ी अच्छी प्रैक्टिस की थी, ये 2 बच्चे जो हैं, जिनको मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए कि इन्होंने मुझे शुरू में बहुत मुतासर किया था, अभी भी करेंगे इंशाल्लाह। ये बाहर गए हैं, इन्होंने जाकर प्रोफाइल बनाई है, लोगों की बनाई थी ना, लोगों के वो बड़े खुश हुए थे जिन की इन्होंने जाकर प्रोफाइल बना कर दिया, गूगल बिजनेस प्रोफाइल इन्होंने जाकर, इन्होंने मैंने सिर्फ आइडिया दिया था और ये बाहर गए थे, सारे नहीं थे गए, ये 2 खास तौर पर गए थे। तो इस तरह काम करना है, लेकिन इस तरह सारा करना है, एक नहीं करना। ये पूरी डिजिटल मार्केटिंग, और एक और चीज़ ध्यान में रखेंगे, डिजिटल मार्केटिंग जो है ना एक बहुत बड़ा पैकेज है, ठीक है ना। मतलब हर बंदा तो ऑलराउंडर नहीं ना बन सकता, ठीक है ना। क्रिकेटर्स भी होते हैं ना, तो उसमें कुछ ऑलराउंडर्स होते हैं और कुछ प्लेयर होते हैं, ठीक है। सो ऑलराउंडर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप डिजिटल मार्केटिंग में इतना कुछ सीख रहे हैं ना, उसमें से कोई ज़रूरी नहीं कि भाई सारे मॉड्यूल्स में ही आपकी एक्सपर्टीज़ हो। भाई किसी एक में हो सकती हैं, 2 में हो सकती हैं, 3 में हो सकती हैं, लेकिन शुरू में ट्राई तो पूरी मारो ना। मतलब पहला साल पूरी एफर्ट करो, फिर आपको पता लग जाए कि भाई मैंने जो जो प्रैक्टिस की है ना, इसमें से मैं गुरु बन गया हूँ भाई, इसमें इसको अब मैं मार्केट में लेकर जाता हूँ लोगों के पास। बाकी ये वाला काम मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा, चलो या मैं किसी से करवा लिया करूँगा, लेकिन बाकी का काम तो मैं कर सकता हूँ ना। तो बाकी का काम आप करें कि हमारे पास बहुत कुछ है, मतलब हमारे पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो अब आज हमने इसको ख़त्म कर दिया।